नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम मनु का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मनु ने जो न्याय, दंड व्यवस्था और न्यायपालिका के सिद्धांत की विवेचना की है उसके बारे में। मनुस्मृति में न्याय के सैद्धांतिक, संस्थागत और व्यावहारिक इन तीनों पक्षों का बहुत ही सिस्टमैटिक विवेचन हुआ है। उन्होंने अपने ग्रंथ में अपराध और दंड इत्यादि के संबंध में भी बहुत विस्तार से जो है वो चीज़ों के बारे में बात की है। तो शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाओं के बारे में मनु कहते हैं कि न्याय उचित दंड के प्रवर्तन के द्वारा समाज में सद्गुण की स्थापना करना और किसी भी प्रकार की जो बुराई है उसका प्रतिकार करना, ये शासन का परम प्रयोजन है। इसके बारे में उपर्युक्त परिस्थितियां यानी कि किस प्रकार से न्याय की स्थापना की जाएगी, उन परिस्थितियों में जो जिस अपराधी का दोष साबित हो चुका है उसको बिना किसी राग, द्वेष या पक्षपात के दंडित करने के बारे में मनु शासक को यम व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं। जैसे कि यमराज जो है वो अगर किसी के प्राण लेते हैं तो वो बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी ऐसी फीलिंग के वो उसके प्राण लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इस स्थिति में क्रोध और मोह इन सब चीज़ों से परे रह करके मनु ने शासक को ये परामर्श दिया है कि वो इन चीज़ों का पालन करे। फिर न्यायिक शक्ति के बारे में मनु पूर्ण निष्ठा और उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता के प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि न्यायनिष्ठ रीति से दंड का प्रवर्तन करने के अपने दायित्व के निर्वाह के द्वारा शासक प्रजा की शांति, सुरक्षा और जीवन के सार्थक निर्वाह को सुनिश्चित करता है, जिससे कि जो जनता है, जो प्रजा है, वो अपने धर्म, अर्थ और काम के जो उनके विषय हैं उनका साधन कर सके। तो यही जो भूमिका है वो शासक को निभानी चाहिए। मनु के अनुसार राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति जो है वो राजा में निहित है। तो लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी शक्ति को असीमित, अमर्यादित या मनमाने ढंग से उपयोग करने को पक्षधर नहीं है। वो उनका कहना है कि किसी भी तरीके से यदि शासक इन शक्तियों का, न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वो न सिर्फ अपना ये लौकिक पतन कर लेता है बल्कि पारलौकिक दृष्टि से भी उसका पतन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनु शासक को चेतावनी देते हैं कि अदंडनीय को दंडित करता हुआ और दंडनीय को छोड़ता हुआ राजा अयश यानी कि बदनामी प्राप्त करता है और नरक को जाता है। ये मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये जो तीन थिंकर्स हैं, इसमें आपको प्राचीन भारतीय साहित्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपना आंसर लिखने में भी आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आज तो चलन में है लेकिन उस समय वो चलन में नहीं थे। तो आपको अपना पढ़ते समय, समझते समय और एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में यदि इन तीन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें आप उन्हीं शब्दों का अपना लिमिट करके उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो कि इस काल में यूज़ किए जाते थे। ठीक है। इसमें आगे हम बात करें, मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और इसके बाद में राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रख सकता है लेकिन वो किसी भी प्रकार से मर्यादाओं का, धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा। मनु के अनुसार जब राजा काम और क्रोध का परित्याग करके धर्म पूर्वक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है तो प्रजा भी उसके अनुशासन को, उसके डिसिप्लिन की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करने पर बाध्य हो जाती है। अब आगे हम पढ़ें, इसमें सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड जो पॉइंट है वो है दंड की धारणा। तो इसमें तीन पक्षों पर मनुस्मृति में विचार करते हैं मनु। पहला, दंड का क्षेत्र, दूसरा, दंड का प्रयोजन और तीसरी वह प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके अधीन दंड को समाज में प्रवर्तित किया जाता है। तो अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आप चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो अपना समझ लें ढंग से, कि मनु के अनुसार दंड वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है और सही मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। यानी कि शासन में निहित जो दंड की शक्ति है वो ही दृढ़ और सुचारू व्यवस्था का आधार है।
तो मनु ने दंड के प्रयोजन के नैतिक और व्यावहारिक का अर्थ है प्रैक्टिकल, इन दोनों पक्षों को स्पष्ट किया है। तो दंड के जो तीन जो व्यावहारिक दृष्टिकोण हैं वो मनु ने बताए हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला निवारक, दूसरा प्रतिकारात्मक और तीसरा सुधारात्मक। निवारक का अर्थ है कि कोई अपराध करने पर या किसी कानून का उल्लंघन करने पर ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करें कि कोई उसके बाद में कोई कठोर दंड से लोग उसके आगे उसके अपराध ही ना करें उस तरह का। प्रतिकारात्मक यानी कि जैसे चोरी करने पर हाथ काट दिया, गाली देने पर जीभ काट दी, इस तरह का। और सुधारात्मक यानी कि ऐसा दंड दिया जाए कि उसका अपराधी का हृदय परिवर्तन ही हो जाए और वो उसके अंदर सुधार आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मनु आगे कहते हैं कि दंड के लिए पात्रता का निर्धारण, अपराध की गंभीरता इत्यादि इनके अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि अपराध तो बहुत छोटा है और दंड बहुत ज़्यादा दे दिया, या अपराध बहुत बड़ा है और छोटा सा दंड दे करके उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मनु ने शासक को परामर्श दिया है। न्यायपालिका के संगठन के बारे में बात करते हैं मनु, और उसके बाद कितने प्रकार के जो वाद हैं, वाद यानी कि केसेस, तो कितने प्रकार के केसेस जो हैं वो बहुत अपना डिटेल में वो कहते हैं। जैसे कि ऋण, धरोहर, बिना स्वामित्व के विक्रय, वाणिज्य और व्यवसाय में साझेदारी, दान आदि में दी गई संपत्ति को क्रोध या लोभ के कारण वापस ले लेना, कार्मिकों का वेतन, संविदा का उल्लंघन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी 18-20 पॉइंट्स हैं इसमें जो आप अपना किताबों में देख सकते हैं। फिर इसके पश्चात अपराध और दंड के वर्गीकरण की भी बात करते हैं। 4 प्रकार के दंड बताए हैं मनु ने। 4 प्रकार के दंड कौन कौन से हैं? वाक दंड, धिक दंड, अर्थ दंड और भौतिक दंड। यानी वाक मतलब बोलने से, वाणी से, धिक मतलब धिक्कारना, अर्थ मतलब जुर्माना लगाना किसी प्रकार का, और भौतिक दंड यानी कि शरीर पर किसी प्रकार की चोट करने से या शरीर प्राण दंड जो है वो भौतिक दंड में आ गए। तो अपराध और दंड इनको डिटेल में बताया गया है मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में। फिर न्यायिक प्रक्रिया में 2 प्रकार के वाद बताए हैं। वाद का अर्थ है यहाँ पर केस, जैसे कि दीवानी और जो फौजदारी। आज तो हम दीवानी और फौजदारी ये वर्ड यूज़ करते हैं सिविल और क्रिमिनल की तरह, वहाँ तब यूज़ किए गए थे वर्ड्स दीवानी और आपराधिक वाद। तो दीवानी यानी कि किसी प्रकार से जो कि उसमें किसी प्रकार की हिंसा सम्मिलित नहीं है, और जिनमें हिंसा सम्मिलित है, 2 प्रकार के अपने वाद हो गए। साक्ष्य के बारे में भी बात करते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है या कोई ऐसी विश्वसनीय प्रमाण है, किसी प्रकार का कोई परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उनकी भी बात करते हैं मनु। यानी कि आप सोचिए उस पुराने समय में, आज हम जिन चीज़ों को अपना दंड, भारतीय दंड संहिता में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो इतने सालों पहले भी ये चीज़ों की बात की जा चुकी है। तो ये आपका न्याय, दंड और न्यायपालिका, इन पर हमने बात की। आगे हम अगले वीडियो में परराष्ट्र नीति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।